हेलो और नमस्कार एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शेक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। आज हम लॉजिकल रीजनिंग का एक न्यू चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज़ ब्लड रिलेशन। और इसी एक वीडियो में हम सारे टाइप्स को डिस्कस कर लेंगे। टाइप्स के साथ हम उन टाइप्स के एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे, और जो टाइप्स हैं लेटेस्ट जो हमारे पास सब टाइप्स आ रहे हैं उन टाइप्स को भी हम डिस्कस करेंगे, प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स को भी हम इस क्वेश्चन चैप्टर में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, और सारे ये जो टाइप्स हैं उनके एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि हम कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टिप्स एंड ट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। तो सबसे पहले हम चैप्टर के नेम से ही स्टार्ट करते हैं। नेम हमें गिवन है ब्लड रिलेशन। अब ये जो ब्लड रिलेशन हमें चैप्टर गिवन है नेम, ये होता क्या है? ब्लड रिलेशन मीन्स आपको क्वेश्चन में रिलेशनशिप गिवन होगा, ठीक है। रिलेशनशिप्स किसका? फैमिली मेम्बर्स का आपको रिलेशनशिप गिवन होगा। उससे वहाँ पे आपको कंडीशन को डिकोड करना है। डिकोड करने के बाद कोई भी दो मेंबर आपको दे दिए जाएंगे और उनका आपसे रिलेशन पूछा जाएगा कि बताओ क्या रिलेशन है। वही रिलेशन आपको बताना और वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बस यही चीज़ है। अब अगले जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में हम डिस्कस करते हैं तो सब में ये जो कंडीशंस है, ये जो रिलेशनशिप है, ये देने का जो उनका वे है स्टेटमेंट का, कंडीशन का, वो अलग हो जाता है। बट होगा वही चीज़ कि आपको वहाँ पे कंडीशंस गिवन है, उसे डिकोड कीजिए, देन रिलेशन फाइंड आउट कीजिए, और वही आपका क्या है, आंसर है। होप आप सबको चैप्टर का नेम तो समझ आ गया होगा कि ब्लड रिलेशन क्यों है, ठीक है। अब बात करते हैं कि चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि हर कोई ब्लड रिलेशन चैप्टर की बात करता है। क्योंकि ये चैप्टर जो है इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एग्ज़ाम में, चाहे वो आपके पास बैंकिंग का एग्ज़ाम है, एसएससी का एग्ज़ाम है, आपके पास कोई टीचिंग का एग्ज़ाम है, डिफेंस का एग्ज़ाम है, रेलवेज का एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है उसमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आते हैं। अब तो न्यू पैटर्न्स भी ऐड ऑन हो गए हैं, तो इसलिए ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस और भी एडवांस हो गए हैं। तो इसलिए चैप्टर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए हम इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या डिस्कस कर रहे हैं इसमें, टिप्स एंड ट्रिक्स। पहले टिप्स एंड ट्रिक्स सीखते हैं कि क्या चीज़ ऐसे ज़रूरी होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जो कि हमारे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो अप्रोच है उसको बहुत ही ईजी बना देता है। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पहला हमारे पास जो टिप है वो क्या है, हमेशा आपको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले क्या चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है, दैट इज़ जेंडर एंड जनरेशन। जो भी आपको वहाँ पे मेंबर्स दे रखे हैं, फैमिली मेंबर, वो कौन सी जनरेशन के हैं और उनका क्या जेंडर है, ये चीज़ आपको सबसे पहले उसमें आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। जो नेक्स्ट टिप है हमारे पास वो क्या चीज़ है, आपको सिंबल्स यूज़ करने हैं। मैं आपको बताऊंगी कि वो सिंबल्स क्या होते हैं और वो जेंडर और जनरेशन के लिए आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो चीज़ भी समझाऊंगी। पहले ये चीज़ देखिए क्या है। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है जेंडर एंड जनरेशन। सेकंड है, हमें सिंबल्स को सबसे पहले वहाँ पे यूज़ करना है। कैसे सिंबल्स होते हैं, प्लस का साइन हम यूज़ करते हैं मेल के लिए एंड माइनस का साइन हम यूज़ करते हैं फीमेल के लिए। अगर आप प्लस माइनस के साइन से कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप मेल के लिए एम और फीमेल के लिए एफ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब आपके पास वहाँ पे जेंडर पता लग गया, जनरेशन पता लग गया, प्लस माइनस आपको मेल फीमेल का पता लग चुका है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, अब फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे। वो सारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनका जो रिलेशन एक दूसरे से है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, फिर हमें मेमोराइज करना है कोडेड रिलेशनशिप फॉर्मेट। मीन्स आप सिर्फ इतना यहाँ पे ये याद रखिए कि हमें रिलेशनशिप का जो फॉर्मेट है, जो जनरली हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, मामा चाचा भांजा भांजी, मम्मी पापा ताऊ ताई दादा दादी, ये सारी चीज़ें, कज़न्स हो गए, ये सारे जो रिलेशनशिप का फॉर्मेट है आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए। तभी तो आप वहाँ से फैमिली ट्री से वो चीज़ वहाँ से निकाल पाएंगे, एक पर्सन को सेकंड पर्सन के साथ आप वहाँ पे रिलेट करवा पाएंगे। ओके, होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि टिप्स एंड ट्रिक्स में हमें क्या करना है। एक और बारी डिस्कस करते हैं। नंबर 1, हमेशा हमें आइडेंटिफाई करना है जेंडर एंड जनरेशन सबसे पहले। सेकंड, हमें सिंबल्स यूज़ करने हैं जेंडर के अकॉर्डिंग और जनरेशन के अकॉर्डिंग भी सिंबल्स होते हैं, वो चीज़ भी मैं अभी बताऊंगी आपको। नेक्स्ट, हमें फैमिली ट्री ड्रॉ करना है। अब फैमिली ट्री को ड्रॉ कैसे करेंगे, वो एक दूसरे से लिंक कैसे होंगे, वो भी अभी सिखाऊंगी। नेक्स्ट है, हमें रिलेशनशिप फॉर्मेट कैसे वहाँ पे फाइंड आउट करना है, वो चीज़ भी पता करेंगे।
होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब इन चारों पार्ट को हमने यहाँ डिस्कस करा। अब ये चारों पार्ट कैसे ओपन अप होंगे, इनके अंदर क्या चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हम करने जा रहे हैं, सारा ब्लड रिलेशन का जो चैप्टर है इसी चीज़ पे डिपेंड करता है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया कि मेल के लिए कौन सा साइन यूज़ करते हैं, प्लस, और फीमेल के लिए कौन सा यहाँ पे सिंबल यूज़ हो रहा है, दैट इज़ माइनस। यहाँ पे सिंबल है, यहाँ पे हम रिलेशन की बात करेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्पाउस। स्पाउस का मीनिंग क्या होता है, हस्बैंड वाइफ, जो पार्टनर्स होते हैं उनके लिए जो एरो यूज़ होता है दैट इज़ डबल एरोस, ओपन एंडेड एरोस की तरह इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। ये सिंबल किसके लिए है, स्पाउस के लिए। नेक्स्ट बात कर रहे हैं सिबलिंग्स, चाहे वो कज़न है या रियल है, जैसे भी हैं, सिबलिंग्स की बात करें हम तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, ये सिंगल रे की तरह बात करेंगे, सिंगल लाइन है। ओके, हो गया आपके पास ये। स्पाउस के लिए यहाँ पे डबल है और सिबलिंग के लिए यहाँ पे सिंगल है। बात करते हैं जनरेशन की। अगर आपको नेक्स्ट जनरेशन में एंटर करना है तो आप कैसे वहाँ पे सिंबल यूज़ करेंगे, इस तरीके से। यहाँ पे एक पर्सन है, फिर वो नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहा है। अगर नेक्स्ट जनरेशन में जाना है फिर इस तरीके से। जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जाएगी तो आपको एरो भी डाउनवर्ड लेके जाना है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई क्लियर। अब यहाँ पे एक और जो चीज़ है वो मैं आपको समझा देती हूँ, जो आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में डिफरेंस दिखाई देगा। क्या चीज़ है, जब इंग्लिश मीडियम की बात करें हम, यहाँ पे आपने जनरल अपनी डेली लाइफ में देखा हुआ है, जो चाचा जी होते हैं वो चाचा क्या होते हैं, पापा के जो भाई होते हैं उनको हम चाचा बोलते हैं, और जो मम्मी के भाई होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, मामा बोलते हैं। अब हिंदी में तो हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। अगर वहाँ पे चाचा लिखा है तो हमारे माइंड में सडन आ जाएगा कि ये पापा के भाई की बात कर रहे हैं, और अगर मामा लिखा आ जाए तो आपके माइंड में विद इन 1 सेकेंड आ जाएगा कि ये मम्मी के भाई की बात कर रहे हैं। बट इंग्लिश में ऐसा नहीं लिखा होता है। इंग्लिश में जब चाचा हो, मामा हो, या फिर ताऊ जी जिसे हम बड़े पापा बोलते हैं वो हो, तो वो उनके लिए हमारे यहाँ इंग्लिश में क्या वर्ड यूज़ हो रहा होता है, अंकल यूज़ हो रहा होता है। तो हिंदी में थोड़ा सा इस चीज़ का रहता है, बट इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज़ होता है, अंकल। सेम ऐसे ही चाची हो गया, मामी हो गया, बड़ी मम्मी हो गया, या फिर ताई जी हो गया, उन सब के लिए इंग्लिश में वर्ड क्या यूज़ होता है, आंट यूज़ होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नंबर 1, चाचा चाची मामा मामी, ठीक है, या फिर आपके पास यहाँ पे ताऊ जी ताई जी, बड़े पापा बड़ी मम्मी, उस तरीके से। इंग्लिश में हमेशा उनके लिए क्या रहेगा, अंकल और आंट रहेगा, और हिंदी में सेपरेटली इस तरीके से दिया होगा। अब जब बात करते हैं एक और चीज़ की, अब बच्चों की बात करते हैं। चाचा जी के भी बच्चे होते हैं, मामा मासी के भी बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे क्या चीज़ होती है, एक हम बात करते हैं भांजा वर्ड आता है, और एक आता है भतीजा। भतीजा, अब ये भांजा और भतीजा क्या है, दोनों ही हमारे पास मेल है, लेकिन इंग्लिश में इन दोनों के लिए क्या वर्ड यूज़ हो रहा है, और सेम ऐसे ही भांजी और भतीजी यूज़ होता है हिंदी में। अब इंग्लिश में उन दोनों के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है वो चीज़ भी आपको समझनी है। हिंदी में चाहे भांजा लिखा हो या भतीजा लिखा हो, दोनों के लिए ही क्या यूज़ होता है, आपके पास नेफ्यू वर्ड यूज़ होता है। सेम ऐसे इंग्लिश में चाहे भांजी लिखा हो या भतीजी लिखा हो, तो इंग्लिश में आपके पास नीस वर्ड यूज़ होता है। ओके, नेफ्यू लिखा आ जाए दैट मीन्स वहाँ पे भांजा या भतीजा की बात कर रहे हैं, नीस वर्ड लिखा आ जाए यानी वहाँ पे भांजी या भतीजी की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ करनी है। होप ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। अगर आपने बस अभी जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इतनी चीज़ें अपने माइंड में अगर आपने सेट कर ली है ना, तो ब्लड रिलेशन चैप्टर में अगर 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना एग्जाम में, तो 5 के 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता है। कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे और वो क्वेश्चन, अगर ये चीज़ें आपको आ गई है तो। अगर नहीं आई है ये सब आपको क्लियर नहीं हुई है तो आगे वीडियो जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वीडियो को वहीं पर स्टॉप कीजिए, पहले इन चीज़ों को समझिए। जब तक ये चीज़ें समझ नहीं आएगी आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो दोबारा समझते हैं, मेल के लिए प्लस का साइन, फीमेल के लिए माइनस का साइन, स्पाउस के लिए डबल लाइन, सिबलिंग्स के लिए सिंगल लाइन। जनरेशन के लिए जाना है नेक्स्ट जनरेशन तो डाउनवर्ड आना पड़ेगा आपको। भांजा हो भतीजा हो उसके लिए नेफ्यू, भांजी हो या भतीजी हो उसके लिए नीस, चाचा हो मौसा हो मामा हो या बड़े पापा हो, इन सब के लिए क्या यूज़ होता है हमारे पास, अंकल। और इन सब की वाइफ जो होती है उनके लिए क्या यूज़ होता है हमारे पास, आंट यूज़ होता है। अब बात करते हैं मम्मी पापा के पेरेंट्स की बात करते हैं। अब देखिए, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर होता है, हमारे पास वर्ड होता है ग्रैंडफादर
और एक होता है ग्रैंड मदर। अब ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? ये दोनों ही क्या है, हमारे मम्मी पापा के फादर और मदर की बात कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे ऐसे सेपरेटली गिवन नहीं है कि ये कौन से दादा दादी की बात कर रहे हैं या नाना नानी की बात कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे कुछ भी हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको समझ आ जाएगा कि वो किसके पेरेंट्स की यहाँ बात कर रहा है। इन केस अगर वो स्पेसिफिकली वहाँ पे बता देता है या पूछता है, तब आपको पता भी होना चाहिए कि अगर वो आपकी मदर के पेरेंट्स की बात कर रहा है या फिर आपके फादर के पेरेंट्स की बात कर रहा है, तो वहाँ पे वो कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? मदर के लिए मैटरनल वर्ड यूज़ करते हैं। मैटरनल, METERNAL आएगा। मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड मदर। और फादर के लिए यहाँ पे यूज़ हो जाता है पैटर्नल। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए। फादर यानी कि पापा, P से स्टार्ट होगा। मदर यानी कि मम्मी, मम्मा, वो M से स्टार्ट होगा। तो क्या आएगा? पैटर्नल ग्रैंड फादर एंड पैटर्नल ग्रैंड मदर। क्लियर हो गया? आप सबको अब ये सारी चीज़ें जो रिलेशनशिप फॉर्मेट है मेमोराइज करना था, वो चीज़ें आप सबको क्लियर हो गई है विद सिंबल्स। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। वन बाय वन सारे टाइप्स को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल भी पैनिक होने की नीड नहीं है। मैं समझाऊंगी आपको एक एक टाइप और बहुत ही आराम से, ध्यान से। बट आपको पेशेंस के साथ ये वीडियो देखनी पड़ेगी अगर आपको कुछ सीखना है तो। मैं आपको बिल्कुल 101% एश्योरेंस दे सकती हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से समझ लिया ना, तो कहीं और जाके किसी टेक्स्ट बुक को ओपन करने की नीड नहीं पड़ेगी आपको, किसी और वीडियो को देखने की नीड नहीं पड़ेगी। आपके पास कोई नोट्स है, नहीं समझ आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जाके अब पैनिक करने की नीड नहीं पड़ेगी। यहाँ देखने के बाद आप कहीं भी जाइए, आपको सारी चीज़ें अब ब्लड रिलेशन से रिलेटेड हलवा ही लगेगी। तो इसीलिए बस यहाँ पे इस वीडियो को ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही। और लास्ट में हम जो अब न्यू लेटेस्ट टाइप्स चल रहे हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट टाइप, दैट इज़ डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो फर्स्ट टाइप है हमारे पास, दैट इज़ डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड। आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट गिवन होगी, बस वहाँ से आपको डिकोड करना है, जनरेशन को फाइंड आउट करना है, आपको जेंडर फाइंड आउट करना है, सिंबल्स लगाने हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है, दैट इज़ A इज़ फादर ऑफ B एंड B इज़ द सिस्टर ऑफ C, हाउ इज़ A रिलेटेड टू C। आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट गिवन है, तो जस्ट हम सॉल्व करते हैं। तो अब कैसे सॉल्व होगा? यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन आपको क्या कह रहा है? ए इज़ फादर ऑफ बी। ए क्या है? फादर हैं किसके? बी के। अब ध्यान से देखिए, अगर ए फादर है तो दैट मीन्स ए अपर जनरेशन के हो गए और बी क्या हो गया? उनसे नेक्स्ट जनरेशन का हो गया। तो किस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से नेक्स्ट जनरेशन में बी जा रहा है, तो उसको आप इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर? फादर हमसे एक जनरेशन अप के होते हैं ना, तो इसीलिए वो ऊपर की साइड और हम नीचे की साइड यहाँ पे आ गए। अब वो क्या है? ए क्या है? फादर है। फादर का मीन्स कौन सा जेंडर हो गया? वो मेल हो गए। तो यहाँ पे आपको कौन सा साइन लगाना पड़ेगा? प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा था? बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी। बी क्या है? सिस्टर है। बी इज़ अ सिस्टर ऑफ सी। अगर बी सिस्टर की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स उनका जेंडर हमें यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया। कौन सा जेंडर है? फीमेल। अगर फीमेल है तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस का साइन। अब सिस्टर की बात करें, दैट मीन्स सिबलिंग है। सिबलिंग के लिए हम कौन सा ये एरो यूज़ करे थे? सिंगल एरो। और अगर वो सिबलिंग है, उनके सिस्टर है, तो वो क्या है? सेम जनरेशन में हमें लिखना है। तो यहाँ पे लिख लिया आपने, और यहाँ पे आपने क्या लिखा? सिबलिंग के लिए इस तरीके से लिखना है। तो क्या आ गया? बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी। बट अब सी क्या है? ब्रदर है या सिस्टर है? ये आपको जेंडर नहीं दे रखा, तो आपको यहाँ नहीं लिखना है। दोनों स्टेटमेंट आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? हाउ इज़ ए रिलेटेड टू सी। ए कैसे रिलेट कर रहे हैं सी से? तो आप बताइए खुद ही। अगर बी और सी भाई बहन हैं, ठीक है, बी क्या है? सिस्टर है। क्या हो सकता है दोनों बहनें भी हो, तो ये भाई बहन बोलना मेरी तरफ से गलत होगा, सॉरी। बी क्या है? सी के सिस्टर है। और ए क्या है? बी के फादर है। तो ए सी के भी क्या लगेंगे? बस आपको यही चीज़ माइंड में लानी है। तो ए बी सी के क्या लगेंगे? फादर लगेंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? फादर। दैट ए इज़ फादर ऑफ सी। और यही आपका क्या है? आंसर। क्लियर? बहुत ही ईजी था। डायरेक्ट स्टेटमेंट ईजी ही होता है। ये डायरेक्ट नहीं आता एग्जाम में कि इस तरीके से 2 स्टेटमेंट दे रखी होगी, 3 दे रखी होगी, 4 दे रखी होगी, सॉल्व करो, नहीं।
डायरेक्ट स्टेटमेंट को आगे जो डिफ़िकल्ट टाइप्स है ना उनमें यूज़ करा जाता है। अगर उनमें यूज़ करना है तो उसका पहले बेसिक तो पता होना चाहिए ना, इसीलिए आपको ये समझा रही हूँ। क्लियर हो गया होगा फर्स्ट एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप की साइड चलेंगे। ओके, क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल इज ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज मैरिड टू सी, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। ओके, सॉल्व करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, हमारे पास क्या गिवन है फर्स्ट कंडीशन में, ए जो है बी का ब्रदर है, ठीक है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, आपने लिख लिया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे क्या कह रहा है, बी इज मैरिड टू सी, बी ने सी से मैरिज किया यानी कि वो स्पाउस हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, तो उसके लिए कौन सा एरो आएगा यहाँ पे, डबल लाइन वाला। अब यहाँ क्या आएगा, सी। अब कौन यहाँ पे हस्बैंड है कौन वाइफ है ये हमें नहीं दे रखा है, उनका जेंडर हमें नहीं पता है, बस ए का पता था कि वो क्या है, ब्रदर है। अब हमें बताना है हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, ए कैसे रिलेट करते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझिए, मैंने आपको बताया था कि हिंदी में चाचा जी हैं या फिर मामा जी हैं, दोनों के लिए ही इंग्लिश में हम क्या यूज़ करते हैं, अंकल वर्ड यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही हिंदी में हमारे पास एक साले साहब जी होता है, और या फिर आप बोल सकते हैं देवर होता है। साले साहब जी क्या होता है, जो वाइफ के जो भाई होते हैं उन्हें बोलते हैं, और देवर क्या होता है, या देवर या जेठ जी बोल सकते हैं, वो क्या होते हैं, जो हस्बैंड के भाई होते हैं। तो उन दोनों के लिए इंग्लिश में एक वर्ड यूज़ होता है, दैट इज़ ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। सेम ऐसे ही चाहे साली साहिबा हो या देवरानी हो जेठानी हो, उनके लिए या ननंद हो, उनके लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है, दैट इज़ सिस्टर इन लॉ। देवरानी हो जेठानी हो या फिर साली साहिबा हो या फिर ननंद हो, उन सब के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है, दैट इज़ सिस्टर इन लॉ इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में तो स्पेसिफिक आपको गिवन होगा, बट इंग्लिश में ऐसे कॉमन गिवन होता है। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ इज़ ए रिलेटेड टू सी। अब इन दोनों में से कोई भी हस्बैंड हो वाइफ हो, या फिर ये वाइफ हो ये हस्बैंड हो, कोई भी हो, तो ये क्या होंगे, इनके भाई हैं। अब इंग्लिश में बात करें, या तो हस्बैंड के भाई हो या वाइफ के भाई हो, दोनों ही हो, तो वो क्या बन जाएंगे, ब्रदर इन लॉ बन जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, यानी ए इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ सी। ए क्या हो जाएंगे, ब्रदर इन लॉ हो जाएंगे सी के, या फिर आप उन्हें साला साहिब बोल लीजिए या फिर देवर बोल लीजिए, दोनों का मीनिंग इंग्लिश में एक ही है। अब यहाँ हमें जेंडर स्पेसिफिक नहीं दे रखा था, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ब्रदर इन लॉ ऑफ सी। क्लियर, होप आप सबको फर्स्ट टाइप क्लियर हो गया होगा, डायरेक्ट स्टेटमेंट वाला। अब चलते हैं सेकेंड टाइप की तरफ। वो क्या है, पजल बेस्ड कोडेड स्टेटमेंट टाइप है, जहाँ पे आपको सिंबल्स गिवन होंगे, सिंबल्स को डिकोड करके आपको फैमिली ट्री बनाना है और वहाँ से अपने आंसर को सॉल्व करना है। तो देखते हैं सेकेंड टाइप। अब देखिए नेक्स्ट टाइप, नेम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि आपको पजल के फॉर्म में गिवन होगा, कोड गिवन होंगे, या फिर सिंबल की फॉर्म में गिवन होगा, वहाँ से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज इफ़ a plus b means a is mother of b and a minus b means a is the brother of b। ज़रूरी नहीं है सिर्फ दो ही आपको यहाँ पे सिंबल गिवन हो, 3 4 5 6 सिंबल्स भी यूज़ हो सकते हैं क्वेश्चन में, बट मैं यहाँ पे अभी आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल में जस्ट 2 ही सिंबल्स यूज़ कर रही हूँ। आगे जब हम क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन लेके आऊँगी, उन्हें रिवाइज करेंगे, तब हम ज़्यादा स्टेटमेंट के साथ वर्क करेंगे। अभी जस्ट उसके टाइप को थोड़ा सा समझते हैं। अब क्या गिवन एग्जाम्पल में, a प्लस बी इज़ द मदर ऑफ बी एंड a माइनस बी इज़ द ब्रदर ऑफ बी। अब हमें बताना है व्हाट डज मीन a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी का मीनिंग बताना है। अब आपको यहाँ पे वहाँ पे जो आपको कंडीशंस गिवन है, प्लस और माइनस की सिंबल्स गिवन है, वहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट्स पे नहीं जाना है, वहाँ पे जो पर्सन गिवन है वहाँ पे नहीं जाना है, आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, दैट इज़ सिंबल्स। यहाँ पे पहले कंडीशन देखिए क्या गिवन है, प्लस। अब प्लस वाले सिंबल पे जाइए, वहाँ क्या गिवन है, ए इज़ मदर ऑफ बी। अब सिंबल में भी आपको फर्स्ट प्लेस पे ए गिवन था, और जब उसकी स्टेटमेंट गिवन है वहाँ भी फर्स्ट प्लेस पे ए गिवन है, ये चीज़ पे ध्यान देना है। कभी कभी हो सकता है रिवर्स में भी दे दे आपको कन्फ्यूज करने के लिए, कि सिंबल में आपको गिवन हो दैट ए प्लस बी, और वहाँ लिखा हो आपके पास बी इज़ मदर ऑफ ए। तो इस चीज़ पे आपको फोकस करना है
कि जिस तरीके से यहाँ कोड में दे रखा है वैसे ही स्टेटमेंट पे वर्क करना है। तो स्टेटमेंट में आपके पास क्या गिवन है, दैट इज़ ए इज़ मदर ऑफ बी। तो यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा, ए इज़ मदर ऑफ बी। फर्स्ट जो है सेकंड की मदर है। यहाँ तो आपके पास अल्फ़ाबेट सेम है, हो सकता है डिफरेंट भी दे हो, ठीक है। तो बनाते हैं अपना ट्री। क्या कह रहा है, ए इज़ मदर ऑफ बी। मदर हैं, फादर हैं, तो ऊपर वाली जनरेशन पे आएंगे। ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर होते तो और भी ऊपर वाली जनरेशन पे चले जाते। फर्स्ट कंडीशन क्लियर। सेकंड पे कह रहा है बी माइनस सी। अब बी माइनस सी, माइनस वाले कोड पे जाना है। वहाँ लिखा है फर्स्ट इज द ब्रदर ऑफ सेकंड, यानी बी इज द ब्रदर ऑफ सी। बी इज द ब्रदर ऑफ सी। सिबलिंग है तो सिंगल एरो, सिंगल लाइन के साथ आ जाएगा, और ब्रदर की बात करा तो प्लस का साइन आ गया। अब क्वेश्चन में हमें बताना है इसका क्या मीनिंग क्या हुआ। अब यहाँ से अब हमें कोई दो जनों का तो दे ही नहीं रखा कि बताइए, तो यहाँ से तो बहुत सारे मीनिंग निकल रहे हैं। तो आपको वो मीनिंग समझने और ऑप्शन में चेक करना है कि वहाँ से कितने मैच करें। कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दो ऑप्शन करेक्ट है, तीन करेक्ट है, सारे करेक्ट है, या 1 2 3, जैसे भी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है वहाँ से आपको चेक करना है। बट यहाँ से क्या क्या चीज़ बन सकती है, ये दोनों भाई बहन, ये भाई है, ये पता नहीं क्या है, मतलब कि दोनों सिबलिंग्स है, ठीक है। अगर ये सिबलिंग्स है, ये इनकी मदर है, तो ये इसकी भी मदर हुई। तो फर्स्ट आपके पास यहाँ से जो कंडीशन निकल के आई वो क्या आएगी, दैट फर्स्ट ए इज़ मदर ऑफ सी। फर्स्ट कंडीशन आ गई। सेकंड कंडीशन क्या आ रही है आपके पास, अब यहाँ पे उसने बोला था कि ये उनके क्या है, ब्रदर है। बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी। अब यहाँ तो आप, मैंने क्वेश्चन में गलत तो नहीं करा, हाँ हाँ ठीक है। अब यहाँ से आपके पास क्या आ गया, बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी है, तो आपको डायरेक्ट ही गिवन है। ये चीज़ भी आ सकती है ना, तो ए और सी का ही तो रिलेशन बताना है। देखो ए और बी का रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ डायरेक्ट है। बी और सी का भी डायरेक्ट है, सिर्फ ए और सी का नहीं है। तो यहाँ से इन्हीं के मीनिंग निकाल लेते हैं। ए क्या है, सी की मदर है, तो सी यहाँ भी तो आ सकता है। सी इज़ द चाइल्ड ऑफ ए। बट ए का जेंडर आपको यहाँ पे, सी का जेंडर आपको क्लियर नहीं है, तो आप लिख नहीं सकते कि वो सन है या फिर डॉटर है। तो यही दोनों कंडीशन आपके पास आ रही है। कोई और कंडीशन भी अगर बन रही हो तो इस ट्री के साथ सेटिस्फाई करवा के आप चेक कर सकते हैं। ओके, होप आप सबको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कोड के साथ कैसे हमें यहाँ पे ट्री बना के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। एग्जाम्पल, P#Q means P is father of Q. P*Q means P is daughter of B. What is the relationship between A and C? हमें A और C का रिलेशनशिप बताना है। ओके, चेक करते हैं एग्जाम्पल सेकेंड ऑफ द टाइप 2। सबसे पहले हमें रिलेशनशिप बताना है A एंड C का, और यहाँ पे हमें जो डिकोड करना है दैट इज़ A*B#C। हमें इस चीज़ को डिकोड करना है, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों का लेके चलते हैं, स्टार वाला। अब अपने उसमें जाइए, वहाँ पे जो आपको सिंबल्स की बने, स्टार का मतलब क्या है, P*Q मीन्स P इज़ डॉटर ऑफ B। P भी फर्स्ट प्लेस पे है और Q भी हमारे पास सेकंड प्लेस पे है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे दैट P इज़ डॉटर ऑफ Q, फर्स्ट इज़ द डॉटर ऑफ सेकंड। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, E इज़ द डॉटर ऑफ B। तो A इज़ द डॉटर ऑफ, सॉरी डॉटर है ना, ऑफ B। A इज़ द डॉटर ऑफ B। आ गया, ये पेरेंट है तो ऊपर वाली जनरेशन पे आ गया। आगे कह रहा है B#C। अब हैशटैग वाले का मीनिंग समझते हैं। हैशटैग का मतलब क्या है, फर्स्ट इज़ द फादर ऑफ सेकंड। तो B इज़ द फादर ऑफ C। तो B क्या है, फादर है किसके, C के। अगर B फादर है C के और B फादर है A के भी, तो दैट मीन्स A और C क्या हो गए, भाई बहन हो गए ना। क्लियर हुआ कि नहीं। अगर B A के भी फादर है, B C के भी फादर है, तो वहाँ से क्या चीज़ क्लियर हो गई कि A और C क्या है, सिबलिंग है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन A एंड C। A और C में क्या रिलेशन है, या फिर ऐसे पूछ सकता है हाउ इज़ A रिलेटेड टू C। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, A इज़ द सिस्टर ऑफ C। ए क्या है, सी की सिस्टर है, और यहाँ पे आपको बिल्कुल जेंडर गिवन है, एग्जैक्ट जेंडर, तो आप लिख सकते हैं सिस्टर। और क्या चीज़ ऑप्शन में आ सकती है आपके पास, दैट दे आर सिबलिंग। ये दोनों क्या हैं, सिबलिंग्स हैं। तो ये चीज़ भी आपके पास ऑप्शन में आ सकती है। क्लियर, होप आप सबको ये वाला टाइप भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, जो कि डायलॉग बेस्ड बोल सकते हैं आप, कन्वर्सेशन बेस्ड बोल सकते हैं, या फिर आप उसे रीडल बेस्ड भी बोल सकते हैं, जिससे आप
कैसे एग्ज़ाम में देखते हैं क्वेश्चन को कि कोई पर्सन है पेंटिंग में देख के बोल रहा है कि ये मेरे मामा के भाई की बहन की बेटे की, कुछ भी इस तरीके से वो पॉइंट करके बोलता है। इसी चीज़ को हम रिडल बेस्ड भी बोलते हैं। बच्चे भी आपस में मजाक में ऐसे क्वेश्चंस पुट कर लेते हैं जिससे हम रिडल बेस्ड बोलते, एक तरीके से पहेली बुझा के हम क्वेश्चंस पुट करते हैं और फिर वहाँ से एक मेंबर को दूसरे मेंबर से रिलेट कराते हुए हमें आंसर फाइंड आउट करना पड़ता है। और ये जो टाइप है, थर्ड टाइप एग्जाम में देखने को मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट टाइप है, इसे ध्यान से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड टाइप। नाउ एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ द थर्ड टाइप इज पॉइंटिंग टू अ मैन, रीना सेड he is the son of my father's only son. How is the man related to रीना? अब देखो, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट वे होता है वो क्या चीज़ है? सबसे पहले जो यहाँ पे बात कर रहा है ना, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो यहाँ पे कौन बोल रहा है? रीना बोल रही है। तो आपको जो अपना फैमिली ट्री स्टार्ट करना है वो उसी पर्सन से स्टार्ट करना है। लिखा आपने रीना, ये है आपके पास फर्स्ट पॉइंट कि आपको क्या करना है, जो भी बात कर रहा है बोल रहा है उसी से आपको स्टार्ट करना है। लिख लिया रीना? अब क्वेश्चन में जो आपको वो कंडीशन दिखाई दे रही है, जो चीज़ वो बोल रही है, उसमें जहाँ भी वर्ड आपको दिखाई दे जाए ना, माई, मेरे पापा, मेरी मम्मा, मेरी सिस्टर, मेरे रिलेटिव, मतलब रीना से रिलेटेड जो भी दिखाई देना, वहाँ से स्टार्ट करना है। और वो कहाँ दिखाई देंगे आपको? उस जो बोली हुई आपको स्पीच है उसमें लास्ट में आपको दिखाई देगा। या कहने का मतलब ये है, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको रिवर्स में स्टार्ट करना है, पीछे से स्टार्ट करना है। तो क्या लिखा है? आपको माई वर्ड चेक करना है। कहाँ लिखा है? माई फादर्स ओनली सन। माई यानी कि रीना, रीना के पापा के ओनली बेटे। अब ओनली बेटे कौन हो सकते हैं? एक ही बेटा, इसका मतलब ओनली का मतलब आ गया वन। अब वो क्या है? रीना। रीना क्या है यहाँ पे? ये तो रीना आपको यहाँ से जेंडर वैसे समझ नहीं, क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, बट अभी हम मान के चल रहे हैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग कि हो सकता है कि रीना यहाँ पे सिस्टर ही हो, वो एक और भाई की यहाँ पे बात करें। भाई का नाम यहाँ पे रीना नहीं है, उनके सन का नाम यहाँ पे रीना नहीं है। क्लियर हो गया? मैं यहाँ पे जनरेशन नेक्स्ट के लिए नीचे की तरफ बना रही हूँ। तो अब रीना ने क्या कहा था? रीना ने कहा था मेरे पापा के ओनली बेटे। तो वो रीना के क्या हो गए? भाई हो गए। यहाँ तक क्लियर हो गया? माई फादर्स ओनली सन, यहाँ तक कंडीशन क्लियर हो गई है। अब पीछे जाइए थोड़ा सा। ऑफ सन, बैक में वर्क करना है ना, तो माई के बाद क्या लिखा है? ऑफ सन, ही इज़ द ऑफ सन। अब यानी कि मेरे पापा के बेटे के सन, यानी कि एक और जनरेशन नीचे आ जाइए। ठीक है? ही इज़, वो यही आदमी है। पॉइंटिंग टू अ मैन, क्वेश्चन में आ रहा था ना कि रीना एक मैन की तरफ पॉइंट करके बोल रही है कि वो मैन। अब वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए। देखिए आपका चार्ट सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पहले रिवर्स से बनाइए, क्रॉस चेक करने के लिए फिर स्टार्टिंग से कीजिए। रीना क्या बोल रही है? एक मैन की तरफ पॉइंट कर रही है और बोल रही है ही इज़ द, वो क्या है? बेटे हैं। किसके बेटे हैं? इनके बेटे हैं। और ये कौन है? रीना के पापा के बेटे हैं। है कि नहीं? बन रहा है या नहीं? तो ये करेक्ट है। क्या चीज़ मैंने आपको बोली? सबसे पहले जो भी बोल रहा है उसे आपको फाइंड आउट करके वहीं से ट्री स्टार्ट करना है। सेकंड, आपको रिवर्स में वर्क करना है। थर्ड, क्रॉस चेक करने के लिए फिर आपको फ्रंट से वर्क करना है। ठीक है? ये तीन चीज़ें, अगर डायलॉग बेस्ड क्वेश्चन, कन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चन, रीडल बेस्ड क्वेश्चन, तीनों एक ही टाइप है, उसमें अगर आप ये तीन चीज़ अप्लाई कर देते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और यही सबसे ऐसा इंपॉर्टेंट टाइप है जिसमें स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है। अगर आपने ये तीन मंत्रास, यहाँ पे ये जो टिप्स हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर आपने ये चीज़ माइंड में बिठा ली है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? अब हमें क्वेश्चन में क्या बताना था? हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू द रीना। अब ये मैन क्या लगेगा रीना के, देखते हैं। अब ये कौन है? रीना के भाई का बेटा है। अब भाई के बेटे को क्या बोलते हैं? भांजा बोलते हैं। ठीक है? भांजा बोलते हैं, भतीजा बोलते हैं, डोंट नो। ठीक है? तो वही होता है भांजा या भतीजा, तो उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेफ्यू। तो आंसर क्या आ जाएगा? नेफ्यू आ जाएगा। क्लियर? इतना तो सबको पता ही है कि भांजा भतीजा, उसके बाद तो डिकोड करना सबको आता ही है। मेन है ये फैमिली ट्री बनाना। क्लियर? होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का, दो तीन क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप के, ताकि ये जो इंपॉर्टेंट टाइप है ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो नाउ कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल। Example is a man
said to a lady, your brother's father is my father's son. How is the lady related to the man? Okay, condition given है. फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया था, जिसने बोला है सैड लगा हुआ है जिसके साथ, उसी से फैमिली ट्री स्टार्ट करना है. तो यहाँ पे कौन बोल रहा है? अ मैन सैड, एक मैन बोल रहा है. तो ठीक है, मैन से मैंने फैमिली ट्री स्टार्ट करा. आगे क्या कह रहा था कि रिवर्स से आपको कंडीशन देखनी है. तो रिवर्स से चेक करते, पीछे से चेक करते, मैन केस के लिए कहाँ से माई वर्ड स्टार्ट हो रहा है. तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? माई फादर्स सन, यानी कि मैन के पापा के बेटे. अब वो ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि दूसरे बेटे की बात कर रहे हो, क्योंकि उसने ओनली सन नहीं लिखा है. कोई भी हो सकता है, वो खुद भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है. तो हमने दोनों यहाँ पे कंडीशन ली है. यहाँ तक हो गया. अब बैक में थोड़ा सा और पीछे आइए. इतना हो गया. माई फादर सन इज फादर, वो क्या है? फादर है. अब ये दोनों में से कोई भी हो सकता है. वो क्या है? फादर है. किसके? यूर ब्रदर्स फादर, तुम्हारे भाई के पापा के. बात समझ आई कि नहीं आई? देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा समझो. तो कहने का मतलब क्या है कि जो मैन के फादर के बेटे हैं, अभी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है. जो बेटे हैं इस फादर, वो खुद फादर हैं. तो यानी एक और जनरेशन जा रही है. या फिर ये भी हो सकते हैं वो खुद फादर हैं. किसके? यूर ब्रदर्स, तुम्हारे भाई के. तो ठीक है, पहले यहाँ भाई लिख लिया, जो भी है तुम्हारे भाई के. तो मैं यहाँ लिख ले रही हूँ वो एक लेडी के. अब देखो, अब स्टार्टिंग से जाओ. यूअर यानी कि लेडी को बोल रहे हैं ना, टू अ लेडी. तुम्हारे भाई के फादर, तुम्हारे भाई के फादर क्या है? वो मेरे पापा के बेटे हैं. मेरे पापा के बेटे हैं. अब अगर उनके सिर्फ एक ही बेटा है, तब तो ये वाली जो चीज़ ब्रदर और लेडी है वो यहाँ पे भी आ जाएगी. अगर उनके दो बेटे हैं तो यहाँ भी आ जाएगा. तो कंडीशन क्या बन जाएगी? अगर यहाँ से बात करें तो मैन और लेडी के बीच में क्या रिलेशन है? जो लेडी है वो मैन की क्या लगेंगी? नीस लगेगी, क्योंकि उनके भाई की बेटी हुई तो नीस लगेगी. अगर उनके सिर्फ एक ही बेटा है ये वाला, तो ये कंडीशन यहाँ आ गई, इधर ब्रदर और उनके साथ लेडी आ गई. तो वहाँ से उनकी वो क्या बन जाएगी? डॉटर बन जाएगी. ठीक है. तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि क्या ऑप्शन में गिवन है, नीस गिवन है या फिर डॉटर गिवन है. अब ओनली सन तो गिवन नहीं था ना, जो मैं इसी को ही सन मान लूँ. वहाँ पे गिवन था कि बेटे हैं. अब वो ये भी हो सकता है और कोई और बेटा भी हो सकता है. क्लियर? होप आप सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का. इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल, रोहन सेड शी इज़ द डॉटर of the only child of my grandfather. How is the girl related to Rohan? Okay. फर्स्ट सैड से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे कौन बोल रहा है? रोहन सैड. तो रोहन बोल रहे हैं तो रोहन से स्टार्ट करेंगे. रोहन बोल रहा है, क्या चीज़ बोल रहा है? वो चीज़ कहाँ से पता लगेगी हमें? रिवर्स स्टेटमेंट से. लास्ट में चलते हैं. माई ग्रैंड फादर वर्ड दे रखा है, तो रोहन के पापा, थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, के फादर हो गए. ग्रैंड फादर आ गए यहाँ पे रोहन के. ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? माई ग्रैंड फादर. ठीक है, शी इज़ द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड. ओनली चाइल्ड. अब रिवर्स में क्या दे रखा है? माई ग्रैंड फादर के पीछे क्या दे रखा है? ओनली चाइल्ड. तो ओनली चाइल्ड कौन हुए? यही तो हुए, ग्रैंड फादर के ओनली चाइल्ड. उनका एक ही बेटा है, तो यानी ये हो गए ओनली चाइल्ड. शी इज़ अ डॉटर, उनकी बेटी. अब वो कह रहे हैं कि ओनली चाइल्ड की बेटी. रोहन तो बेटा हो गया, तो यहाँ पे कौन आ गई? डॉटर आ गई. बात समझ आई कि नहीं आई? रिवर्स में वर्क करो. रिवर्स में जो जो रिलेशन दे रखे हैं उनको डिकोड करते जाओ. सबसे पहला आपको माई ग्रैंडफादर, रोहन के पापा या रोहन के मदर के पापा, कोई भी हो. ठीक है, यहाँ तक बात हो गई. यहाँ पे मदर के भी हो सकते हैं, फादर के भी हो सकते हैं. तो हमने इस तरीके से ले लिया. थर्ड जनरेशन में जा रहा है. नेक्स्ट आपके पास क्या रिलेशन दे रखा है? ओनली चाइल्ड. किसके? फिर ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर के ओनली चाइल्ड, तो यानी कि ये हो गई ओनली चाइल्ड. सिर्फ एक ही बच्चा है उनका, ओनली चाइल्ड लिखा है. अगला रिलेशन क्या दे रखा है? डॉटर. तो किसके डॉटर? इस ओनली चाइल्ड के. रिवर्स में बैक करते जाओ, काम करते जाओ. ओनली चाइल्ड की डॉटर हो गई डॉटर. शी इज़, वही है जिसके बारे में रोहन बात कर रहा है. तो वही चीज़ आती है. क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हाउ इज़ द गर्ल रिलेटेड टू द रोहन. अब ये गर्ल रोहन की क्या है? सिस्टर है. साफ साफ
समझ आ रहा है? क्वेश्चन क्लियर हुआ किस तरीके से वर्क करना है? रिवर्स में बस रिलेशन को देखते जाइए। सबसे पहले जो बोल रहा है उसको ढूंढिए। माई ग्रैंडफादर, ठीक है, लगा दिया। अब उसके बाद रिलेशन है ओनली चाइल्ड, तो माई ग्रैंडफादर तक गया ना, तो ग्रैंडफादर के चाइल्ड। फिर आ रहा है डॉटर, किसके? चाइल्ड तक हम आ गए थे ना, तो ओनली चाइल्ड के डॉटर, शी इज़, वही हैं। हो गया सॉल्व, ठीक है। होप यहाँ तक तीनों एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से डायलॉग बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब और भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पे चीज़ें आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगी। अब करते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट फोर्थ टाइप आपको नेम से ही क्लियर हो रहा है, दैट इज़ प्रोफेशन बेस्ड। अब इसमें क्या है, आपको ब्लड रिलेशन भी गिवन होगा, बट उन फैमिली मेम्बर्स के आपको वहाँ पे प्रोफेशन भी गिवन होंगे, तो उससे बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज़ राहुल इज़ द सन ऑफ द टीचर्स ओनली डॉटर। द टीचर इज़ अ लॉयर एंड हिज सन इज़ अ डॉक्टर। द टीचर्स डॉटर इज़ मैरिड टू द इंजीनियर सन, then how is Rahul related to engineer? Okay, वर्क करते हैं वन बाय वन, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, राहुल इज़ अ सन ऑफ अ टीचर्स ओनली डॉटर। टीचर की इकलौती बेटी के बेटे हैं राहुल, ठीक है। टीचर, अब टीचर कोई भी हो सकते हैं, मेल या फीमेल, की ओनली वन, उनकी डॉटर हो गई, के बेटे हैं राहुल, ठीक है। और वो सन भी दे रखा है, तो यानी ये प्लस का साइन आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गई चीज़ें। फर्स्ट कंडीशन, द टीचर इज़ अ लॉयर, जो टीचर हैं वो लॉयर भी है, प्रोफेशन क्लियर हो गया। आगे, एंड हिज सन इज़ अ डॉक्टर। अब ये तो ओनली डॉटर थी, अब वो कह रहे हैं उनके जो बेटे हैं वो डॉक्टर हैं। अब ये इनकी बेटी है, तो जो इनके भाई हैं प्लस हो जाएंगे डॉक्टर। क्लियर? होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में क्या गिवन था, टीचर एक लॉयर हैं और उनके बेटे क्या हैं, डॉक्टर हैं। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द टीचर्स डॉटर, जो टीचर की डॉटर है, इज़ मैरिड, उन्होंने शादी करी है, किससे? इंजीनियर से। इज़ मैरिड टू, नहीं, इंजीनियर सन, उन्होंने जिनसे मैरिज करी है वो किनके बेटे हैं? इंजीनियर के बेटे हैं। क्लियर? यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप सबको, हमने फैमिली ट्री बना लिया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है हाउ इज़ राहुल रिलेटेड टू द इंजीनियर। राहुल कैसे रिलेट करते हैं इंजीनियर को, चेक करते हैं। राहुल है कौन? इंजीनियर के बेटे हैं ये, क्योंकि ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है। ये स्पाउस का सिंबल होता है, हस्बैंड वाइफ का सिंबल है, ये हस्बैंड वाइफ है, और ये इनके बेटे हैं, तो इनके भी बेटे हुए, तो ये क्या है, इनके ग्रैंडसन। तो राहुल क्या है, इंजीनियर के ग्रैंडसन है। हमें क्वेश्चन में यही बताना था, हाउ इज़ द राहुल रिलेटेड टू द इंजीनियर, देन राहुल इज़ ग्रैंडसन ऑफ एन इंजीनियर। क्लियर? होप आप सबको ये प्रोफेशन बेस्ड वाला भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सेम वही फैमिली ट्री ही है जैसे प्रीवियस 3 टाइप्स में डिस्कस किया हमने, बट इसमें आपको उन मेंबर्स के प्रोफेशन भी बेस्ड होंगे, प्रोफेशन के साथ लिंक करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप। चलो नेक्स्ट टाइप से पहले इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, Karan is the son of the teacher who is married to the mother of the doctor. The teacher's father is the lawyer. Then how is Karan related to the lawyer? ठीक है, देखो क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन। क्वेश्चन में कह रहा है करण इज द सन ऑफ द टीचर। करण क्या है, बेटे हैं, किसके? टीचर के, ठीक है। अब टीचर के बारे में क्या लिखा है, हु जिसके साथ भी लगा होगा उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हु से पहले कौन है, टीचर, तो टीचर की बात हो रही है। इज़ मैरिड टू द, उन्होंने शादी करी है, किससे? मैरिड टू द मदर ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर की मम्मा से शादी करी है, तो यानी इनसे शादी करी है, और ये किनकी मदर हैं, डॉक्टर की मदर है। दैट मीन्स ये इनके भी तो बेटे, जो भी इनके बच्चे हैं वो भी तो डॉक्टर हुए ना। अगर ये मदर हैं तो ये क्या हो गए, फादर हो गए। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे कह रहा है द टीचर्स फादर, जो टीचर के फादर हैं, इज़ द लॉयर, ये टीचर हैं, उनके यहाँ पे जो फादर हैं वो क्या है, लॉयर है।
ओके, अब हमें क्वेश्चन में बताना है हाउ इज करण, करण कैसे रिलेट कर रहे हैं टू द लॉयर। अब इनकी तो नीड ही नहीं पड़ी। हाउ इज करण रिलेटेड टू द लॉयर, तो करण कैसे रिलेट कर रहे हैं, इनके पापा के पापा हैं, तो दैट मीन्स करण भी क्या हो गए, प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे राहुल ग्रैंडसन थे ऐसे ही इस क्वेश्चन में करण भी क्या हो गए, ग्रैंडसन हो गए किसके, लॉयर के। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की साइड। नेक्स्ट फिफ्थ टाइप आपको नेम से ही क्लियर हो रहा है, दैट इज इनइक्वालिटी बेस्ड रिलेशनशिप। अब यहाँ पे रिलेशनशिप की बात हो रही है, साथ में कुछ इनइक्वालिटीज़ भी आपको गिवन होगी। दोनों ही चैप्टर यहाँ पे मिक्स हो गए, इनइक्वालिटीज़ भी और ब्लड रिलेशन भी। ये जो टाइप है आपके पास, ये न्यू टाइप है, लेटेस्ट टाइप है, ये अभी एग्जाम्स में देखने को मिल रहा है ज़्यादातर, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करिएगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल में आपको कुछ इनइक्वालिटीज़ गिवन है, ए ग्रेटर देन बी, इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू सी एंड सी लेस देन डी। अब ये वर्क कैसे करते हैं, अगर आपको ऐसे ग्रेटर देन की बात दे रखी है, दैट मीन्स वो जनरेशन के बारे में बात कर रहा है। फर्स्ट अगर ऐसे दे रखा है ए ग्रेटर देन बी, तो ए बड़ा है बी से, जो ए की जनरेशन है वो बड़ी है बी से। ठीक है, और अगर इक्वल टू की बात कर रहा है तो दैट मीन्स वो लोग क्या है, सेम जनरेशन के हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में जो हमें कंडीशंस गिवन है, दैट इज ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ए ऊपर वाली जनरेशन का है, बी इक्वल है, और सी क्या है, छोटा, यानी कि डी ऊपर वाली जनरेशन का है। आगे आपको फिर रिलेशनशिप दे रखे दैट ए इज़ द फादर ऑफ बी, तो करते हैं वर्क, ए इज़ द फादर ऑफ बी, फुलफिल भी कर रहा है कौन सी इनइक्वालिटी को, दैट ए इज़ ग्रेटर देन बी। आगे कह रहा है कि b इज इक्वल टू सी था, यानी कि b और c तो सेम जनरेशन के है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अभी नहीं पता उनके बीच में कोई रिलेशन है कि नहीं। आगे कह रहा है d इज़ द सन ऑफ c, d क्या है, c का सन है, d इज़ द सन ऑफ c। अगर अब ये दोनों सेम जनरेशन के यहाँ पे हैं तो दैट मीन्स हो सकता है कि ये रियल कज़न्स, रियल सिबलिंग्स हो, या फिर हो सकता है कि ये कज़न्स हो। तो आपको ये चीज़ नहीं पता है, बट ये इनइक्वालिटी तो आपने यहाँ पे सेटिस्फाई कर दी, दैट b इज इक्वल टू सी, और यहाँ पे आपने सेटिस्फाई कर दिया कि c लेस देन d। तीनों इनइक्वालिटी आपने यूज़ कर ली और अपना रिलेशनशिप से आपने फैमिली ट्री भी बना लिया। अब क्वेश्चन में बताना है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। सब कुछ बन चुका है तो रिलेट कर देते हैं कि ए कैसे रिलेट करेगा डी से। देखो ये कौन है, डी के पेरेंट है। अब ये दोनों क्या है, कजन्स बोल लीजिए, सिबलिंग बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, बट ये क्या है, उनके ऊपर जा रहा है, यानी कि ये भी उनके पेरेंट्स हो गए। थर्ड जनरेशन की यहाँ पे बात कर रहा है। अगर अब ये थर्ड जनरेशन की यहाँ पे बात कर रहा है तो ये चीज़ कैसे होगी, अब ये यहाँ पे देखो उनके रियल में भी जा सकते हैं और कज़न में भी जा सकते हैं। अब ये तो हमें नहीं पता, बट चाहे रियल में जाए चाहे कज़न में जाए, जो भी उनके ऊपर जाएंगे यानी कि उनके पेरेंट्स होंगे, वो क्या होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स ही तो होंगे। ठीक है ना, ग्रैंड पेरेंट्स ही होंगे। तो दैट मीन्स क्वेश्चन में था हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो ए क्या हो जाएगा, ग्रैंड फादर हो जाएंगे। ए क्या हो जाएंगे, ग्रैंड फादर ऑफ डी। बात समझ आई कि नहीं आई, ये दोनों या तो कज़न मान लीजिए या फिर रियल सिबलिंग्स मान लीजिए, वो दोनों अगर ये इसके भी यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं तो यानी ये थर्ड जनरेशन की बात हो रही है, थर्ड जनरेशन के लिए ये इसके ग्रैंडफादर ही माने जाएंगे। और फादर क्यों, बिकॉज यहाँ पे एग्जैक्ट जेंडर आपको गिवन था। मेन पॉइंट था आपको ये समझाना कि इनइक्वालिटीज़ के साथ ये रिलेशनशिप कैसे दिया होता है और कैसे वर्क करता है। और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, ए इज इक्वल टू बी, बी ग्रेटर देन सी, सी इज इक्वल टू डी। ओके, थ्री इनइक्वालिटीज गिवन है। ए इज सिस्टर ऑफ बी, फर्स्ट कंडीशन, ए क्या है, सिस्टर है, किन की, बी की। तो यहाँ से क्या पता लग गया, ए इज इक्वल टू बी, यस फर्स्ट इनइक्वालिटी आ गई। डी इज द ब्रदर ऑफ सी, डी क्या है, सी के ब्रदर हैं, बट यहाँ पे डी और सी को मैं कहाँ लिखूँ, नहीं आ रहा है, सेपरेट लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ लिंक ही नहीं बन रहा है। तो क्या इनइक्वालिटी से बन रहा है, इनइक्वालिटी में दे रखा है बी इज़ ग्रेटर देन सी, जो बी की जनरेशन है वो कहाँ है, ऊपर है सी से, तो बी ग्रेटर देन सी, इस तरीके से आ गया। अब बन सकता है, क्या कह रहा है, डी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, डी क्या है, सी के ब्रदर है, लिख दिया हमने डी इज़ द ब्रदर ऑफ सी। क्वेश्चन में बताना था हाउ इज़ ए रिलेटेड टू सी, ए कैसे रिलेट करती हैं सी से। तो ठीक है, अब ये यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं, या तो ये इनके फादर होंगे या फिर मदर होंगी, कोई भी हो। अगर मदर है तो ये मासी होगी, अगर ये फादर है तो ये बुआ हो गई, बट मासी और बुआ दोनों के लिए ही क्या वर्ड यूज़ होता है, आंट। तो हमारा आंसर क्या आ गया, आंट।
ए इज़ आंट ऑफ सी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं अब। नेक्स्ट सिक्स टाइप इज हिडन जेंडर या फिर जेंडर कन्फ्यूज़न। आपको नेम से ही क्लियर हो रहा है कि जेंडर कहीं ना कहीं हिडन होगा या फिर जेंडर में आपको कन्फ्यूज़न होगी, समझ नहीं आएगा कि वो जेंडर वहाँ पे कौन सा है, कैसे उसमें रिलेट करा जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय। अब ये किसी भी टाइप में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय वाली बात आ गई तो ये आपको कन्वर्सेशन में नहीं, किसी भी टाइप में जा सकता है, बट वहाँ पे जो आपको जेंडर का है वो थोड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि कौन से टाइप की मैं बात कर रही हूँ। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल सैड ही इज़ द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, हाउ इज़ अ बॉय रिलेटेड टू द गर्ल। वही अगर ये आपको दिखाई दे रहा है कन्वर्सेशन टाइप का है तो रिवर्स में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या था, सैड, जिसने बोला, कौन बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक गर्ल सैड, गर्ल बोल रही है। ठीक है, हमने लिखा अ गर्ल। सेकंड क्या कह रहा था, रिवर्स में वर्क करते हैं, देखते हैं माई कहाँ लिखा हुआ है, माई अंकल। अब माई अंकल की बात कर रहा है, अंकल कौन होते हैं, मामा भी हो सकते हैं, चाचा भी हो सकते हैं। तो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पापा की बात कर रही हूँ तो फिर वो यहाँ पे ये प्लस, ये अंकल की बात हो रही है। एक और कंडीशन हम यहाँ लेके चलेंगे, अगर यहाँ गर्ल की बात हो रही है तो यहाँ पे हम मामा जी की भी बात कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे, अंकल हो जाएंगे। क्लियर, क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हो गया। दोनों कंडीशन साथ के साथ लेके चलनी है, ये नहीं कि पहले इससे करो फिर दोबारा क्वेश्चन रीड करो दोबारा बनाओ, नहीं, दोनों साथ के साथ। अब देखो जेंडर का कन्फ्यूज़न आया कि नहीं आया। अब वो अंकल तो हैं किसके, पापा की साइड के हैं या फिर मम्मी की साइड के हैं, नहीं पता लगा, तो जेंडर का कन्फ्यूज़न यहीं से है, दिमाग में कुछ और मत लेके आना। नेक्स्ट कंडीशन, माई अंकल तक चला गया, उसके बाद कौन सा जेंडर आ रहा है, कौन सा रिलेशनशिप आ रहा है, दैट इज़ फादर, माई अंकल फादर। अब ये अंकल हो गए, अंकल के फादर, थोड़ा अपसाइड जाना पड़ेगा तो डिफरेंट पेन यूज़ कर लेते हैं, अंकल के फादर। ठीक है, यहाँ आ गए हम, और यहाँ भी कहाँ आएगा, अंकल के फादर। ठीक है, आगे क्या रहा है, फादर तक हो गया, के डॉटर, की डॉटर की बात हो रही है, यानी नीचे आएंगे। अब ये दोनों क्या है, दोनों भाई थे, तो यहाँ से इनकी सिस्टर की बात हो रही है, सॉरी डबल क्यों बना दिया, यहाँ से क्या हो रही है, उनकी सिस्टर की बात हो रही है, तो नेगेटिव आ गया। यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि इनके यहाँ पे सिस्टर की बात हो रही है, कि डॉटर, कि डॉटर के बेटे, डॉटर के बेटे, यानी कि इनकी बात हो रही है, कि डॉटर के बेटे, ही इज़ यानी कि ही इज़ यानी इनकी बात हो रही है। क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पहले क्वेश्चन को समझिए कि वो क्या चीज़ बोल रहा है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा था, जहाँ से भी हमें सैड की बात है वहीं से स्टार्ट करनी है, लड़की बात कर रही है गर्ल सैड, तो माय अंकल, उसके अंकल पापा की साइड से भी हो सकता है या मम्मी की साइड से भी हो सकता है, दोनों लिए हमने, दोनों के साथ वर्क करा। मेरे अंकल के पापा, ठीक है, मेरे अंकल के पापा की बेटी, ठीक है, बेटी तक भी आ गए, के बेटे, के बेटे तक भी आ गए, ही इज़, ये वही हैं, वही रुक गए। कह रहा हाउ इज़ द बॉय, वो जो बेटे आए हैं, रिलेटेड टू द गर्ल, वो गर्ल से कैसे रिलेट करते हैं, हमें ये चीज़ बतानी है। देखो, अब कोई भी हो, चाहे वो मम्मी की साइड से हो या पापा की साइड से हो, उनकी जो बहन है, उनके बेटे, या तो वो मौसी होगी या फिर वो बुआ हो गई, कोई भी होंगे, हमारे लिए क्या है, आंट है। आंट के बच्चे हमारे क्या होते हैं, उसका भाई बहन होते हैं, और उन्हें हम क्या बोलते हैं इंग्लिश की लैंग्वेज में, वो क्या है, हमारे कज़न्स है। अब वर्क चाहे यहाँ से करो वहाँ से करो, आंसर कहाँ जाके अटक रहा है, कज़न पे जाके अटक रहा है। बात समझ आई कि नहीं आई, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझनी है, वो चीज़ क्या समझनी है, उस चीज़ को ध्यान से देखिए। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि उनके फादर की बेटी, अब बेटी आपने यहाँ पे अलग ही क्यों बनाई, यहाँ पे तीन भाई बहन क्यों बनाए, हो सकता है कि वो इसी बेटी की बात कर रही हो। जब वो इसी बेटी की बात कर रही होंगी, अगर वो इसी बेटी की बात कर रही होंगी तो उनके बेटे की बात हो रही है यहाँ पे। अगर उनके बेटे की बात हो रही है फिर तो ये रियल ब्रदर सिस्टर नहीं हो गए, तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, ये बॉय कैसे रिलेट कर रहा है उन गर्ल से, वो क्या हो गई, ब्रदर हो गई। तो आंसर किसी भी तरीके से हो सकता है, ऐसा नहीं है आपको ए में कज़न और बी में ब्रदर दिया हो और फिर सी में आपको दे रखा हो सिस्टर और डी में दे रखा हो कुछ भी मदर इन लॉ, नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे अगर ए बी ऐसे दे रखा है तो सी या डी ऑप्शन में बोथ भी दे रखा होगा।
ठीक है, तो या फिर दोनों में से कोई एक दे रखा होगा। तो इस तरीके से वर्क करना है, सारी चीज़ों को समझना है। ये हिडन जेंडर का मतलब और ये जेंडर कन्फ्यूज़न का मतलब यही है। उन्होंने कहा कि पापा की बेटी, अब बेटी तो ऑलरेडी एक थी, यहाँ से हमने ली थी, फिर एक और कैसे बना दी? हो भी सकता है कि हो, और जब होगी तो वही आंसर आ जाएगा कज़न। अगर वो उनके अलग की बात नहीं करें, उन्हीं बेटी की बात कर रही है, उसी गर्ल की मदर की बात करें, तो वहाँ से क्या आ जाएगा आंसर? ब्रदर आ जाएगा। ठीक है, मैंने 6 के 6 टाइप समझा दिए, बहुत ही शिद्दत से, आराम से, पूरा टाइम लेके अच्छे से आपको एक एक चीज़ समझाई है। स्टिल अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ उस वीडियो को थोड़ा सा और बैक करके आप ध्यान से देखिए, आपको कन्फर्मली आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, थोड़े से बेसिक से एडवांस की साइड जाएंगे। ये नहीं कि एकदम एडवांस क्वेश्चन, बेसिक टू एडवांस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और एक ही वीडियो में नहीं, मैं 2-3 क्लासेस लूँगी जिसमें हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे और इस चैप्टर को बिल्कुल कंफर्म करेंगे कि एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का है, बैंकिंग का है, रेलवेज़ का, टीचिंग का, कोई भी एग्ज़ाम हमारे पास हो, हम ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को ना छोड़ के आए और उससे अगर एक बार अटैम्प्ट करने बैठे तो रिजल्ट तक पहुँचे ही। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही टाइप्स। अगर अच्छी लगी हो क्लास तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो को देखना भी मत भूलिएगा, क्योंकि उस वीडियो में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि हमारे जो रिवीजन है उसको और भी ज़्यादा बूस्ट करेगा। ठीक है, थैंक यू।